नमस्कार। मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कक्षाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे CDP के चैप्टर नंबर 6 पियाजे, कोहेलबर्ग और वाइगोट्स्की के सिद्धांत। देखिएगा ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, जिसमें पियाजे का सिद्धांत भी अपने आप में काफ़ी लंबा है। तो इस चैप्टर को 2 या 3 खंडों में बनाया जाएगा, जिससे कि परीक्षा में किसी प्रकार से आपका प्रश्न ना छूटे। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है, चाहे CTET हो, चाहे UP टेट हो या कोई और अन्य राज्य की टेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है, उसमें जीन पियाजे से, खासकर जीन पियाजे से अत्यधिक प्रश्न आते हैं और प्रश्न जटिल होते हैं। वाइगोट्स्की और कोहेलबर्ग से मैं समझता हूँ कि इतने जटिल प्रश्न नहीं आते, लेकिन जीन पियाजे से प्रश्न बहुत जटिल आते हैं और जीन पियाजे को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक वीडियो में जीन पियाजे समाप्त किए जाएं तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और छोटा करने के क्रम में वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी जो बहुत आवश्यक हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बहुत आराम से बनाया है और 1, 2, 3 पार्ट में बनाऊँगा, जिससे कि जीन पियाजे से आने वाले प्रश्न कभी आपको दिक्कत ना करें। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, जीन पियाजे की बात करते हैं। सभी जानते हैं, बहुत कॉमन सी बात है, चूँकि आप लोग B.Ed या D.Led कर चुके हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। 1896 में जिनका जन्म हुआ, तो 1980 में डेथ हो गई। जीन पियाजे ओरिजिनली एक जीव वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जीव वैज्ञानिक होने के साथ साथ अपने बच्चों पर एक अध्ययन किया। और अपने बच्चों का अध्ययन किस क्षेत्र में किया? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किया। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अध्ययन किया और जाना कि किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। ठीक है ना। और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अलावा नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया। तो जीन पियाजे का एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी है। हालांकि जीन पियाजे नैतिक विकास सिद्धांत के लिए नहीं मशहूर हैं, वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए मशहूर हैं और नैतिक विकास के लिए कोहेलबर्ग मशहूर हैं। लेकिन हम नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का भी पढ़ेंगे और कोहेलबर्ग का भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर और जाने जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में आता है संज्ञान। ज्ञान, संज्ञान, ये क्या होता है? तो पहले समझेंगे संज्ञान क्या होता है, फिर नॉर्मल देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं और जीन पियाजे ने किस प्रकार से संज्ञानात्मक चरण का जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास की जो पूरी मैकेनिज्म है, संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है, जीन पियाजे ने किस प्रकार से उसको समझाया है। फिर बात करेंगे जीन पियाजे ने विकास के कौन कौन से चरण दिए हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे संवेदीपरक अवस्था, जैसे हम सेंसरी मोटर कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ये सब आप पढ़ते होंगे। तो पहले जीन पियाजे को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद उनकी जो अवस्थाएँ हैं 4, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो सबसे पहले समझते हैं संज्ञान क्या है। देखिएगा, ज्ञान की परिष्कृत अवस्था, ज्ञान की परिष्कृत अवस्था, परिष्कृत का मतलब है प्योर, फिल्टर्ड। ज्ञान की प्योर स्टेज, फिल्टर्ड स्टेज क्या कहलाती है? संज्ञान कहलाती है। कैसे कहलाती है समझिएगा। एक छोटा बालक है, वो अपने पिता को पहचानता है, पिता कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी चाल ढाल है, वो जानता है। वो पिता दूर से आ रहे हैं और अपनी माँ से कहता है देखो पापा आ रहे हैं। लेकिन जब वो पास आते हैं तो दिखाई देता है पापा नहीं, कोई और है। पापा की तरह ही था कोई, कपड़े भी लगभग वैसे पहना था, लेकिन वो पापा नहीं थे। अब वो धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया है और बड़ा जब हो गया है तो अब उसका जो ज्ञान था अपने पापा के बारे में, वो कैसा हो गया है? परिष्कृत हो गया, फिल्टर हो गया, प्योर हो गया है। अब वो दूर से देख के बताता है कि ये पापा हैं, ये पापा नहीं है। पापा के बारे में ज्ञान उसको पहले भी था, लेकिन अब उसका ज्ञान कैसा हो गया? प्योर हो गया, फिल्टर्ड हो गया और वो बहुत दूर से बता देता है कि ये पिताजी हैं। तो ये क्या हो गया? संज्ञान हो गया। एक और एग्जाम्पल समझिए। देखिएगा, छोटा बालक होता है, फादर सुबह जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, नॉर्मली बाइक लेके जाते हैं और जब वो लौट के आते हैं शाम को बाइक का हॉर्न बजाते हैं। तो एक निश्चित समय होता है उनके आने का, शाम को 5 या 6 बजे। तो छोटा बच्चा शाम को उस टाइम पे जब कोई हॉर्न अपने घर के दरवाजे पर सुनता है तो कहलाता है पापा आ गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बाइक पापा की हो। तो स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को ये गलतियाँ उससे होती रहती हैं कि हाँ, उससे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, उसने कहा ये पापा हैं, लेकिन वो पापा नहीं होते। कभी होते हैं, कभी नहीं होते। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? अब वो हॉर्न की आवाज़ से पहचान के बता देता है कि हाँ, ये पापा की बाइक का हॉर्न है या ये पापा की बाइक का हॉर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका ज्ञान परिष्कृत नहीं हो पाया था, वो फिल्टर नहीं हो पाया था, वो प्योर नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो उसके आसपास की दुनिया है उसके संग उसका अनुभव बढ़ा,
उसके आसपास की दुनिया से उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर बढ़ा, तो उसका ज्ञान क्या हो गया, परिष्कृत हो गया, अर्थात प्योर हो गया। तो ज्ञान की परिष्कृत सीमा क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है। आशा करता हूँ इन दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, बात करते हैं हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, ठीक है ना, कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो देखिएगा जनरली क्या है कि संज्ञानात्मक विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं। 7 अवस्थाओं से मेरा तात्पर्य है कि अगर हम बात करें बुद्धि के विकास की, यहाँ शब्द बुद्धि का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, समझिएगा। बुद्धि क्या है, समस्या समाधान की योग्यता, या बुद्धि क्या है, आपका समायोजन की योग्यता, चिंतन की योग्यता, तर्क की योग्यता, ये सब क्या है, इसका नाम बुद्धि है। बुद्धि का विकास की हम जब भी बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं यूरोप या अमेरिकन कंट्रीज़ के जो मनोवैज्ञानिक है उनके संदर्भ में बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि 16-18 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का विकास हो जाता है। लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, इंडियन सिनेरियो की बात करें, तो भारत में सबसे पहली चीज़ बुद्धि को विवेक कहा जाता है, ईश्वरीय शक्ति या दैवी शक्ति कहा जाता है। और भारत में बुद्धि के विकास की अवस्था कहिए 25 साल तक होती है। 25 साल की अवस्था तक बुद्धि का पूर्ण विकास होता है। और मैं इससे सहमत हूँ, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, चूँकि जो 18 साल तक बुद्धि के विकास की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बुद्धि के वो संज्ञानात्मक विकास के केवल 3 चरण की बात करते हैं। लेकिन आप बुद्धि के पूरे विकास की अगर जब बात करें कि बिल्कुल बुद्धि की सभी शक्तियों का इस्तेमाल होने लगे, तब 25 साल की उम्र तक ऐसा हो पाता है। इन सभी स्टेज से हम समझेंगे कि बुद्धि का अर्थात संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हो पा रहा है। तो हम समझेंगे कौन कौन से पद के द्वारा बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है। तो देखिएगा, जैसा कि आपने समझा कि ज्ञान की परिष्कृत अवस्था, मैंने आपको बताया कैसी, रिफाइंड या प्योर स्टेज जो वो क्या कहलाती है, आपकी संज्ञान कहलाती है। बाइक वाला एग्जाम्पल आपके सामने है, पापा दूर से आ रहे हैं वो वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना, हॉर्न वाला एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिएगा संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ये अवस्थाएं जीन पियाजे ने नहीं दी हैं, ये अवस्थाएं कॉमन है और इनसे काफ़ी हद तक आपको संज्ञानात्मक विकास को समझने में मदद मिलेगी। और जब आप ये 7 अवस्थाएं समझ जाएंगे तो जीन पियाजे आपके लिए अत्यंत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, संज्ञान में सबसे पहली अवस्था कौन सी है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब है ज्ञान, काय के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है ना। यानी कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आप सूंघ पा रहे हैं, इंद्रियां हमारी 5 हैं, नाक सूंघने के लिए, आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ छूने के लिए और जीभ चखने के लिए। तो 5 इंद्रियां हमारी हैं। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमें ज्ञान हो रहा है वो पहली स्टेज है संज्ञानात्मक विकास की, कि हमें ज्ञान हो गया, काय के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो गया। देखिएगा, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मैं क्लास में गया, मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों मैं कल आपको बुद्धि पढ़ाऊंगा, बुद्धि क्या है और बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किए हैं। इतना कह के मैं चला आया। जो मैं लेक्चर आज पढ़ाया उसके बाद अंत में मैंने यही कहा कि कल मैं बुद्धि पढ़ाऊंगा और बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा। अब अगले दिन जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं बच्चों से पूछूंगा कि बच्चों मैंने कल क्या कहा था, तो उनका आंसर होगा कि बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत पढ़ाने की बात हुई थी। अगर मैं उनसे वही पूछूं कि बुद्धि क्या है बताओ, तो क्या वो बता पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि अभी तक वो केवल पहली अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ज्ञान, यानी कि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि मैंने क्या कहा था। अभी ये नहीं पता है कि जो कहा था वो क्या है, क्योंकि अभी वो पहली अवस्था पे हैं, क्योंकि उन्होंने कानों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से मुझे देखा और सुना कि मैंने कल बुद्धि और उसके विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ाने की बात कही है। अब मैं उनसे जाके पूछ रहा हूँ कि मैंने कल क्या कहा था, तो कल जो मैंने जो कहा था कल उनसे, उन्होंने उसको रिटेन किया और आज मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ। तो यानी कि वो पहली स्टेज पर हैं केवल, यानी कि बुद्धि के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि आज बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना है। अब मैंने उन्हें बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत पढ़ा दिए और बहुत सारे सिद्धांत पढ़ा दिए, बुद्धि बता दी, बुद्धि क्या है, कैसे कैसे योग्यता है, बुद्धि में कौन कौन सी शक्तियाँ शामिल हैं, या एक कारक सिद्धांत कौन से हैं, द्विकारक सिद्धांत कौन से हैं, है ना, समूह तत्व सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत मैंने उनको पढ़ाए। तो अब उनकी क्या होगी, बुद्धि के बारे में उनकी समझ विकसित हो गई। तो संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था पे आ गए, दूसरी अवस्था में आ गई। अगर अब मैं उनसे पूछूं कि बुद्धि क्या है, तो वो बता देंगे, अपने शब्दों में भी बता देंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा था, क्योंकि पहली स्टेज पे तो वो सिर्फ वही बोल रहे थे जो मैंने कहा था, सेम कॉपी कर रहे थे। लेकिन दूसरी स्टेज पर जब बुद्धि के बारे में उनकी समझ विकसित हो गई,
अब वो बुद्धि के बारे में मुझे मेरे एग्जाम्पल जो मैंने उन्हें बुद्धि के बारे में दिए वो तो बता ही सकते हैं, लेकिन एक आध एग्जाम्पल वो और भी बता सकते हैं कि सर अगर कोई बालक ऐसे काम कर रहा है इसका मतलब बुद्धि है, किसी ने किसी समस्या को समाधान कर लिया तो उसका मतलब बुद्धि है। यानी कि अब वो संज्ञानात्मक विकास के दूसरे चरण में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ। अब बालक जब और बड़ा होता है तो वो क्या करता है, उन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रयोग करता है जो उसने सीखा है। यानी कि पहले तो सिर्फ ज्ञान मिला उसको इंद्रियों के माध्यम से, फिर उसी ज्ञान के बारे में उसने अपनी समझ विकसित की। अब समझ विकसित होने के बाद उसी ज्ञान को अपने जीवन में क्या किया, उसने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया, बुद्धि के सिद्धांत उसको पता है, बुद्धि के बारे में पता है, IQ उसने पढ़ाया मैंने उसको, तो IQ वो जानता है कि 110 से यहाँ तक होगा, 120 तक होगा तो बालक ऐसा होगा कि मेधावी होगा, इससे कम होगा तो मूर्ख होगा, इससे ऊपर होगा तो सामान्य होगा। यानी कि IQ के बारे में सब कुछ उसे पता है। अब वो दैनिक जीवन में उसको अप्लाई कैसे करेगा, तीसरी स्टेज पे कैसे पहुंचेगा, जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, काम करते हुए देखता है, बात करते हुए देखता है, समस्या समाधान करते हुए देखता है, तो वो अंदाज़ा लगाता है कि ये बंदा समस्या बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है तो इसका IQ अच्छा होगा, या ये एवरेज है, ये थोड़ा समय लेता है तो ये एवरेज है, या ये कर नहीं पाता तो ये कैसा है, जड़ है या मूर्ख है। यानी कि जो सिद्धांत उसने सबसे पहले समझ लिए थे, यानी कि जिन सिद्धांतों को पहले उसने सुना फिर समझा, अब उसने अपने दैनिक जीवन में क्या कर लिया, उसको अप्लाई कर लिया, तो वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था पे आ गया, तीसरी अवस्था पे आ गया। अब ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ अगर बालक 18 वर्ष तक है तो 18 वर्ष की अवस्था तक वो तीसरी अवस्था पे आ पाता है, जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग कर पाता है। लेकिन 18 वर्ष के बाद जब वो जाता है ग्रेजुएशन लेवल पर जाता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर जाता है, तब वो क्या करता है, चौथी अवस्था पे आता है, अर्थात जो उसने सीखा है उसका क्या करता है, वो विश्लेषण करता है। अब तक तो ये था कि जो उसको सिखाया उसके संबंध में उसने अपनी समझ विकसित की और उस समझ के आधार पर उन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया। लेकिन अब वो जो उसने सीखा था उसका विश्लेषण करेगा, यानी कि अब वो नेक्स्ट लेवल पे है कि अब तक तो जो सिखाया जा रहा था वो सीख रहा था, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर रहा था, लेकिन अब वो विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, वो देखेगा जो मैंने सीखा था उसमें क्या है, उसका निचोड़ क्या है। तो वो अब वो कौन से स्तर पे आ जाएगा, जो उसने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं उस बुद्धि के सिद्धांत पर क्या करेगा, वो विश्लेषण करेगा, यानी कि उनको तर्क वितर्क के माध्यम से उनमें से कुछ ना कुछ निचोड़ निकालेगा। तो अगली स्टेज पे पहुंचेगा सिंथेसिस, उसमें बताएगा कि ये वाला सिद्धांत अच्छा है या इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और वो जो कमियां निकालेगा या उनको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बताएगा तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन करेगा उनका। यानी कि पहली स्टेज पे केवल उसको उन सिद्धांतों का केवल सुना, उसने समझ विकसित नहीं थी। दूसरी स्टेज पर उन सिद्धांतों की बुद्धि इत्यादि के बारे में समझ विकसित हुई, अब वो अपनी भाषा में उन सिद्धांतों इत्यादि को डेवलप, अब उन सिद्धांतों को समझा सकता है। फिर उस सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग किया, उस ज्ञान को जो उसने सीखा था समझा था उसको जीवन में प्रयोग किया। अब वो उससे ऊपर की अवस्था में पहुंचेगा तो जो कुछ सीखा है उसको क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। ये देखेगा कि जो कुछ मुझे सिखाया गया उसमें क्या क्या बिंदु थे, कहाँ सही था कहाँ गलत था। तो वो तीन चीज़ें करेगा एक साथ, एनालिसिस करेगा, सिंथेसिस करेगा, यानी कि विश्लेषण के बाद उनका निचोड़ निकालेगा कि जो मैंने सीखा था उसका ये सार था, और उनका मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करके ये बताएगा कि इस सिद्धांत में ये सही है और ये गलत है ना। जैसे हम पढ़ते हैं स्पीरमैन की थ्योरी कि 2 तत्व वाली और 3 तत्व वाली, तो बताएगा कि ये पहले 2 तत्व ही कहते हैं फिर 3 तत्व ही कहते हैं, यानी कि अपने आप में कन्फ्यूज है। तो वो क्या करेगा, बहुत सारी थ्योरी की क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करके एक मत देगा कि इनमें से ये थ्योरी बेस्ट होनी चाहिए या इस थ्योरी में ये क्या होना चाहिए, ये चेंज हो सकते हैं। यानी कि अब वो 3 अवस्थाओं के साथ साथ उसने क्या किया, जो कुछ उसने ज्ञान सीखा था उन ज्ञान का विश्लेषण करके, संश्लेषण करके, यानी कि एनालिसिस करके, सिंथेसिस करके, और बाद में उसका क्या करेगा, एवेल्यूशन करेगा, मूल्यांकन करेगा कि जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ था, जो समझ उसकी विकसित हुई थी, उसमें कहाँ कमी है, कहाँ उसमें चेंज किया जा सकता है। इसके बाद वो सबसे अंतिम अवस्था जिसे कहते हैं रिसर्च कहते हैं, यानी कि अब तक तो उसने वो सिद्धांत पढ़े, वो ज्ञान देखे जो दुनिया ने उसको दिए, उनको अपनाया, जीवन में लागू किया, उन्हीं का विश्लेषण किया, उन्हीं का संश्लेषण किया, उन्हीं का मूल्यांकन किया। लेकिन अब उसे लगता है कि जो कुछ भी उसने सीखा या सिखाया गया वो पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और नया करना
करना चाहिए, यानी कि जितने सिद्धांत मैंने पढ़े हैं इन सिद्धांतों में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो क्या करेगा, किसी नए सिद्धांत की खोज करेगा। तो खोज करेगा तो कौन सी अवस्था पर जाएगा, 7वीं अवस्था पर, रिसर्च। तो आपने देखा कि संज्ञानात्मक विकास की 7 अवस्थाएं। पहली अवस्था है ज्ञान, यानी केवल और केवल इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान। दूसरी अवस्था में उसको क्या होगा, उसकी समझ विकसित होगी। तीसरी अवस्था में उन सभी सिद्धांतों को जीवन में क्या करेगा, प्रयोग करेगा। फिर उससे आगे जब बढ़ेगा, देखिएगा ज़्यादातर केस में यही हो जाता है, ज़्यादातर केस में बालक जो हैं वो जीवन में प्रयोग करते हैं और यहीं उनका संज्ञानात्मक विकास इससे ज़्यादा कम बढ़ता है। यानी कि ज़्यादा बच्चे आगे जाके ज़्यादा एनालिसिस और सिंथेसिस नहीं करते हैं। अगर ग्रेजुएशन में जाएंगे और अच्छा लेवल पे उनकी स्टडी होगी, और ऐसा नहीं है कि कहीं से फॉर्म भर दिया बीए का, बीएससी बीकॉम का, और गए पेपर दे के चले, ऐसा नहीं होगा। कि प्रॉपर कक्षाएं हो रही हैं और अध्यापक उनके संग वाद विवाद कर रहा है, उन सिद्धांतों के ऊपर चर्चा हो रही है, तब ये स्टेज आएगी कि जो कुछ सीखा है उस पर एनालिसिस होगा। एनालिसिस करके उसमें से कुछ निचोड़ निकालेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि हाँ इसमें कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है। और बाद में जब बच्चा पीएचडी लेवल पर जाएगा, ध्यान रखिएगा, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूशन, ये तीनों अवस्थाएं आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रहती हैं, तीनों अवस्थाएं ये, ठीक है ना। अब बालक को कुछ नया करना है, अपना कुछ नया इन्वेंट करना है, यानी कि एक नया सिद्धांत लाना है। अब वो पहुंच जाएगा पीएचडी लेवल पर, जब वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा। तो ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं आपने देखी। जीन पियाजे ने अपनी जो 4 अवस्थाएं दी हैं, वो अवस्थाओं की बात नहीं हो रही है, अवस्थाओं की बात आगे होगी। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, संवेदीपरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और अमूल संक्रियात्मक, वो उन्होंने उनको इन 3 जगह में, मतलब जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं इस 3 स्टेज में ख़त्म हो जाती हैं। कहाँ तक, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान, स्टार्टिंग में आप जानते हैं संवेदीपरक अवस्थाओं में सारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। फिर उसकी समझ विकसित होती है और उस समझ के आधार पर उस ज्ञान को जीवन में वो प्रयोग करता है। तो जीन पियाजे यहीं तक सीमित हैं। लेकिन अगर आप संज्ञानात्मक विकास की पूरी बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास की ये 7 अवस्थाएं हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं हम कि जीन पियाजे ने किया क्या है ना। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से पहले कई सारे पद दिए और प्रोसेस की बात की है कि बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का विकास कैसे करते हैं, है ना। बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा है, कई सारी चीज़ें कही हैं, मैं आगे सब आपको दूंगा, नोट्स में सारी चीज़ें रहेंगी। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ पद दिए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अनुकूलन, समायोजन, है ना, आत्मसातीकरण पढ़ते ना, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, है ना, स्कीमा, स्कीम्स, है ना, संरक्षण, कंजर्वेशन वगैरह कई सारे पॉइंट हैं। तो सबसे पहले उनमें से हम एक पॉइंट उठाएंगे, स्कीमा उठाएंगे। स्कीमा के आधार पर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर हम उन सभी पदों को दोबारा समझेंगे और उसके बाद फिर हम जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं की बात करेंगे। देखिएगा, इस तरह से पढ़ना सर्वश्रेष्ठ है। मैं कई दिनों से इस वीडियो को बनाने की सोच रहा था और मैं चाहता तो 6ठे लेक्चर के बाद मैं तुरंत सीडीपी का ये 7वां लेक्चर बना सकता था, लेकिन मैंने इस पर प्रॉपर रिसर्च की, देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लेक्चर के बाद भी आपके क्वेश्चन छूट जाएं। तो देखिएगा, आपने 7 अवस्थाएं देखी, उसके बाद देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ पद में सबसे पहला पद है स्कीमा, ठीक है ना। स्कीमा देखेंगे। स्कीमा के बारे में एक लाइन लिखी है मैंने, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट वर्ल्ड, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। स्कीमा क्या है, ठीक है ना। देखिए, स्कीमा कई प्रकार का होता है, लेकिन पहले स्कीमा समझिए। मैंने आपसे पूछा ये क्या है, ये क्या है, तो आपने कहा मार्कर, इसका मतलब आपके दिमाग में मार्कर का स्कीमा सेट है। मैंने आपसे पूछा ये क्या है, तो आपने कहा बोतल, इसका मतलब आपके दिमाग में बोतल का स्कीमा सेट है। मैंने कोई नई चीज़ आपको दिखाई, मान लीजिए मैंने किसी कंप्यूटर के अंदर का कोई पार्ट आपको दिखाया ऐसा जो आप जानते ही नहीं है, तो क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि उसका स्कीमा आपके दिमाग में है ही नहीं। तो क्या होगा, संज्ञानात्मक संरचना के, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या होगा कि नई नई चीज़ें बालक के सामने आएंगी, उन नई नई चीज़ों का स्कीमा बनता जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो पहले से जानता होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले से नहीं जानता होगा। तो स्कीमा में चेंज होगा या नया स्कीमा बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट वर्ल्ड, यानी कि आपके आसपास जो बिल्कुल जिस तरह से आपके आसपास जो आपकी दुनिया है
उससे संबंधित जानकारी के बहुत सारे स्कीम हमारे दिमाग में रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति गन्ना खा रहा है तो आपके दिमाग में इमेज आएगी कि हाँ गन्ना खा रहा है। मैंने आपसे कहा एक व्यक्ति घोड़े पे सवार है तो आपके दिमाग में इमेज आएगी घोड़े पे सवार है। मैंने कहा एक बंदा चाय पी रहा है तो आपके दिमाग में इमेज आएगी ना कि वो चाय पी रहा, हाथ में कप होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कुत्ता, मैंने आपसे कहा भैंस, मैंने कहा आपसे हाथी, मैंने कहा ट्रेन, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई इमेज बन रही है ना। चाहे वो इमेज किसी व्यवहार की बन रही है, चाहे वो इमेज किसी वस्तु की बन रही है, चाहे वो किसी जंतु की बन रही है। मैंने आपसे कहा फुटबॉल तो आपके दिमाग में एक बॉल आ गई, यानी किसी वस्तु का स्कीमा आपके दिमाग में सेट है। मैंने आपसे कहा घुड़सवार तो आपने देखा कि हाँ ये घुड़सवार कैसा होगा। मैंने आपसे कहा ट्रेन, मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति चाउमीन खा रहा है तो चाउमीन खा रहा है का मतलब आप समझ जाएंगे ना कि उसके हाथ में फोर्क होगा और ऐसे करके खा रहा होगा, ठीक है ना। और मैं आपसे कहूँ जूस पी रहा है तो जूस पी रहा का मतलब ये थोड़ी नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि कांटे से जूस पी रहा है। जूस पी रहा है यानी गिलास से पी रहा होगा, यानी कि हर एक व्यवहार का स्कीमा अलग है, हर एक व्यवहार का स्कीमा अलग है, हर वस्तु का स्कीमा अलग है ना। तो स्कीमा का मतलब क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। हिंदी में क्या लिखा है, स्कीमा ऐसी संज्ञानात्मक संरचना है, ऐसी संज्ञानात्मक संरचना है जो जीवों के बारे में, स्थानों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, घटनाओं और व्यवहारों के ज्ञान के संबंध में क्या करती है, एक रूपरेखा का कार्य करती है। यानी कि हमारे दिमाग में एक आउटलाइन बना के रखता है स्कीमा, किस चीज़ के बारे में, दुनिया में जितने भी व्यवहार हैं जिनको हम जानते हैं, दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं जिनको हम जानते हैं, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं जिनको हम जानते हैं, उन सभी के बारे में दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर बना के रखता है। यही क्या है, आपका स्कीमा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्कीमा आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पियाजे का जो सिद्धांत है, वो पियाजे क्या कहते हैं। पियाजे का मतलब है कि बालक जब जन्म लेता है तो दुनिया के बारे में, दुनिया के व्यवहार के बारे में, दुनिया की वस्तुओं के बारे में, दुनिया के जीवों के बारे में उसके मन में एक असंतुलन की अवस्था होती है। क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। असंतुलन की अवस्था होती है और असंतुलन की अवस्था से वो कहाँ पहुँचता है, संतुलन की अवस्था में पहुँचता है। और इसी पूरे प्रोसेस के दौरान उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, यानी कि चीज़ों के बारे में वो न जानता है, न समझता है, न व्यवहार को समझता है, और फिर वो इन सभी वस्तुओं, उन सभी व्यवहारों के बारे में अपनी समझ विकसित करता है। तो वो कहाँ से, डिसइक्विलिब्रियम से, यानी कि असंतुलन से, कन्फ्यूजन से, इम्बैलेंस से कहाँ पहुँच जाता है, वो इक्विलिब्रियम तक पहुँच जाता है, जिसे संतुलन कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, या बैलेंस करते हैं। और इस अवस्था से, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक पहुँचने की जो पूरी क्रिया है उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रेशन। जो प्रक्रिया पूरी है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास इस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचने में ही पूरा संज्ञानात्मक विकास बालक का हो जाता है। और इस अवस्था तक पहुंचने में जो प्रक्रिया है उसका नाम है साम्यीकरण, या ऐसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। अब ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो इक्विलिब्रेशन का प्रोसेस है वो दो स्टेज में होता है, अनुकूलन की स्टेज में होता है और काय में होता है, संगठन की स्टेज से होता है। यानी कि डिसइक्विलिब्रियम से बालक साम्य अवस्था में अर्थात इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो वो क्रिया कहलाएगी आपकी इक्विलिब्रेशन। और इक्विलिब्रेशन अर्थात साम्यीकरण, साम्यीकरण की प्रक्रिया दो स्टेज में होगी, अनुकूलन के माध्यम से और संगठन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, पहले समझते हैं अनुकूलन को और फिर बाद में समझेंगे संगठन को। तो अनुकूलन जैसे इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। देखिएगा, बालक में अनुकूलन की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है ना। अनुकूलन की क्षमता, पियाजे का मानना है कि बालक में अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन का मतलब क्या है, अनुकूलन का मतलब है कि आपके आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं, आपके आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस के साथ साथ आप अपने आप को सेटअप कर रहे हो, अपने आप को सेट कर रहे हो, यानी कि आप अपने आसपास के परिवर्तनों के साथ अपने आप को ढाल रहे हो। इसी का नाम क्या है, अनुकूलन है। इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन कहते हैं। अब देखिएगा, अनुकूलन दो तरह से होगा, एक तो होगा आत्मसातीकरण और एक होगा समायोजन, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, आत्मसातीकरण और समायोजन में मैंने जो आपको बताया था स्कीमा, स्कीमा का ही रोल है, स्कीमा का रोल है। स्कीमा से ही हम इन दोनों को समझेंगे। स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। मैंने कहा ये क्या है, तो मार्कर, यानी कि मार्कर का स्कीमा आपके मन में था। मैंने कहा ये क्या है, बोतल, तो बोतल का स्कीमा आपके मन में था। तो बहुत सारी चीज़ों का स्कीमा आपके मन में है। अब स्कीमा नया बने, कोई चीज़ आपके सामने आई और आप उसे पहले से जानते हैं, है ना। तो पहले से जानते हैं तो आपको अपने पुरानी चीज़ में, कुछ पुराने स्कीमा में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
या आप कोई चीज़ पहले से जानते हैं लेकिन आपके सामने कोई नई चीज़ आ गई तो आपके अपने स्कीमा में चेंज करने की ज़रूरत है या किसी नए स्कीमा को बनाने की ज़रूरत है। तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या होगा, आपका अनुकूलन होगा। ठीक है ना, कि आपके सामने जो भी चेंज हो रहे हैं, आपके आसपास वातावरण में जो भी चेंज हो रहे हैं, हो सकता है कुछ चेंज ऐसे हो रहे हो जो चेंज आप पहले से जानते हो, तो आपको अपने अंदर जो स्कीमा बन चुका है पहले से, उस चेंज के संदर्भ में तो उस स्कीमा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके आसपास कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो चेंज आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो आपके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रक्रिया है कि या तो पुराने स्कीमा के आधार पर आप अपने वातावरण के साथ सेट हो गए, या आपने नया स्कीमा बना लिया क्योंकि पुराना स्कीमा काम नहीं आया तो नया स्कीमा बना लिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही तरीके से आपका क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा। तो अनुकूलन सबसे पहले कैसा होगा, आत्मसातीकरण के द्वारा। आत्मसातीकरण के द्वारा जैसे पुराने स्कीमा में नया जोड़ लेना, ठीक है ना, पुराने स्कीमा में नया जोड़ लेना कैसे, एक एग्जाम्पल से समझिए। एक छोटा बालक है और वो शहर में रहता है, और शहर में रहता है तो क्या हुआ कि उसके सामने एक जानवर आया। जानवर की 4 टांगें थी, थोड़ा ऊंचा था, सफ़ेद रंग का था, पूंछ थी। तो उसकी माँ ने बताया कि ये गाय है, तो उसके दिमाग में नया स्कीमा बन गया गाय का। ठीक है ना, अब गाय का स्कीमा नया बना है, ठीक है ना। हालांकि नया स्कीमा जब भी बनेगा तो उसे हम कहेंगे एकोमोडेशन कहेंगे, है ना। जो नया स्कीमा बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम एकोमोडेशन कहेंगे। लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि गाय का स्कीमा उसके दिमाग में पहले से है, ठीक है ना, गाय का स्कीमा उसके दिमाग में पहले से है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा। तो जब पहली बार नया स्कीमा बना तो क्या था, वो एकोमोडेशन, यानी कि गाय का स्कीमा बन गया। हालांकि एकोमोडेशन को दोबारा समझेंगे, पहले हमने समझा कि गाय का स्कीमा बन गया। अब वो बालक गया अपने गाँव गया। गाँव जब गया कुछ दिन बाद तो शहर में उसने गाय देखी थी। अब जब वो गाँव पहुँचा तो गाँव उसने एक और जानवर देखा, उसकी भी 4 टांगें थी, उतनी हाइट थी, पूंछ थी और सींग वगैरह थे। तो उसने कहा, अच्छा रंग अलग था, तो उसने कहा ये भी गाय है। उसे लगा कि ये भी गाय है, इसका रंग अलग है लेकिन देखने में ऐसा है, चाल ढाल सब एक सी है, तो उसने उसको भी गाय समझा। ठीक है ना, तो गाय समझा यानी कि पुराने स्कीमा में नया जोड़ दिया। नया क्या जोड़ा, रंग जोड़ दिया। ठीक है ना, यानी पुराना स्कीमा तैयार था गाय का, और उसने उस स्कीमा को देखा, चेक किया, मैच किया, बोले यार वही सब कुछ है, चाल ढाल भी वैसी है, 4 टांगें हैं और इसके अलावा पूंछ है और सर भी वैसा ही है, सींग भी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वही चीज़ है। तो उसने पुराने स्कीमा में कुछ नया चेंज कर दिया, रंग चेंज कर दिया कि रंग इसका काला है। तो ठीक है ना, तो पुराने स्कीमा में नया जोड़ के, यानी कि पुराना स्कीमा काम आ गया, अर्थात गाय के बाद भैंस को भी क्या समझ लिया, गाय समझ लिया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आत्मसातीकरण आएगा कि गाय को भी उसने क्या समझ लिया, भैंस को भी क्या समझ लिया, गाय समझ लिया। लेकिन अब क्या होगा, अब उसकी माँ आई और माँ ने बताया बेटा ये गाय नहीं भैंस है। गाय नहीं क्या है, तो भैंस है। तो उसने देखा ये भैंस है, तो भैंस का स्कीमा नया बनेगा ना, क्योंकि गाय का स्कीमा अलग होगा, भैंस का स्कीमा अलग होगा। तो भैंस का स्कीमा जब अलग होगा तो माँ द्वारा भैंस को भैंस बताए जाने पर भैंस का स्कीमा नया बन गया। तो ये क्या हो गया, आपका समायोजन। यानी कि पुराने स्कीमा को एज इट इज कॉपी कर लिया, पुराने स्कीमा को एज इट इज कॉपी कर लिया, या पुराने स्कीमा में कुछ ऐड करके एज इट इज कॉपी कर लिया। कैसे, जब उसने गाय देखी, गाय का स्कीमा तैयार था, गांव गया, मान लो भैंस से पहले उसने गाय ही देखी। तो जब गाय देखी और पहले गाय का स्कीमा सेट है तो मैच कर रहा है, कलर भी वही है, तो क्या कहलाएगा जी, आपका एसिमिलेशन। लेकिन गाय के बाद उसने भैंस देखी और भैंस को भी उसने गाय ही समझा, लेकिन अंतर क्या कर दिया कि उस गाय में उसने रंग चेंज कर दिया। यानी गाय का जो स्कीमा था, गाय सफ़ेद होती है, उसने रंग और ऐड कर लिया। यानी कि पुराने स्कीमा में कुछ नया जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, रंग जोड़ दिया। तब भी क्या कहलाएगा ये, आत्मसातीकरण। यानी कि या तो सेम स्कीमा कॉपी हो रहा है, जैसे पहला था वैसी सेम कॉपी हो गया, या पुराने स्कीमा में एक आध चीज़ ऐड हो गई, तब भी क्या कहलाएगा, आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा। यानी कि गाय के बाद भैंस को भी गाय समझ लिया उसने, तो क्या कहलाएगा, आत्मसातीकरण। लेकिन जब माँ ने उसको बताया कि बेटा ये गाय नहीं भैंस है, तो माँ द्वारा भैंस को भैंस बताए जाने पर भैंस का नया स्कीमा बना। तो नया स्कीमा तो क्या हो गया, ये
समायोजन, क्योंकि माँ के बताने के बाद गाय का स्कीमा अब काम नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम है ये गाय है, ये भैंस है। अब भैंस का स्कीमा नया बनाएगा, यानी कि पुराने स्कीमा से काम नहीं चला, नया स्कीमा बनाना पड़ा, तो क्या कहलाएगा? वो समायोजन कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। एक बालक है छोटा सा, और छोटे बालक को माँ बाप ने एक बॉल दी है खेलने के लिए, सफ़ेद रंग की बॉल दी है, और वो बॉल को क्या करता है? सबसे पहला काम क्या करेगा? वो बॉल को लेकर मुंह में रखेगा, क्योंकि बालकों की आदत होती है, शिशुओं की जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है कि जो चीज़ मिली मुंह में रख ली। ठीक है ना। लेकिन माँ बाप उसे बताएंगे कि ये बॉल है, उसे खेल के दिखाएंगे कि इसको ऐसे मारते हैं ज़मीन पर तो उछलती है, फिर बालक समझ जाएगा ये बॉल है, इससे खेलते हैं। अर्थात बालक के दिमाग में बॉल का स्कीमा सेट हो गया। अब बॉल का स्कीमा जब सेट हो गया, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ? उसके माँ बाप मार्केट गए, खाने पीने का सामान लाए, उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे दाल है, चीनी है, राशन का सामान है, वो उसके साथ अंडे भी ले आई। अब देखिएगा अंडे भी सफ़ेद रंग के होते हैं, और जो बचपन में उसे बॉल मिली थी वो भी सफ़ेद रंग की थी। अब बालक ने देखा कि ये जो अंडे रखे हुए हैं, अब बालक को नहीं मालूम ये अंडे हैं, उसे तो वो बॉल ही लग रही है, तो उसने उसमें से एक अंडा उठाया और अंडे को उसने क्या किया? बॉल समझ के उसको ज़मीन पे मारा, और ज़मीन पे मारा तो अंडा टूट गया। तो जब बालक ने उस अंडे को बॉल समझा, तो क्या करा उसने? यानी कि अंडे के स्कीमा से कॉपी कर लिया, यानी कि बॉल के स्कीमा से अंडे को कॉपी कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा? आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा ना। यानी कि जब उसे लगा कि ये भी बॉल है, अभी बॉल फेंकी है, टूटी है, उससे पहले तक, अंडे के टूटने से पहले तक क्या हुआ? अंडे के टूटने से पहले तक जो उसके दिमाग में जो स्कीमा था बॉल का, उसी के संग उसने अंडे को कॉपी कर लिया। तो किस अवस्था में था? वो आत्मसातीकरण में था। लेकिन जब वो टूट गया अंडा जब टूट गया, तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा ये बॉल नहीं है, अंडा है। तो उसके दिमाग में अब अंडे का नया स्कीमा बनेगा। तो अंडे का नया जब स्कीमा बनेगा तो क्या कहलाएगा? समायोजन। जैसे भैंस को देख के गाय समझ लिया, तो अभी एसिमिलेशन ही था, आत्मसातीकरण ही था। लेकिन जब माँ ने बताया कि बेटा ये गाय नहीं है, भैंस है, तो अब क्या होगा उस केस में? अब भैंस का नया स्कीमा बनेगा। तो जब उसने भैंस को गाय समझ लिया था, तो उसने क्या किया था? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। लेकिन जब माँ ने बताया कि ना ये भैंस है, तब उसने क्या किया? समायोजन किया, यानी कि एकोमोडेशन किया, यानी कि पुराने स्कीमा को रिकंस्ट्रक्ट किया, नया स्कीमा बनाया। इसी तरह से जब उसने अंडे को भी बॉल समझ लिया, तो उसने क्या किया? एसिमिलेशन। और जब अंडा टूट गया या ना भी टूटा, पर माँ ने बताया कि ये बॉल नहीं है, ये अंडा है, तो अब अंडे का स्कीमा नया बनेगा। तो नया स्कीमा बना तो क्या कहलाएगा? उसका समायोजन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? यानी कि पुराना स्कीमा पहले से तैयार है, और किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को उसी में ऐड हो जाए, उसी से काम चल जाए, पुराने स्कीमा से काम चल जाए, तो क्या कहलाएगा? आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा। लेकिन पुराने स्कीमा से काम ना चले, नया स्कीमा बनाना पड़े, या पुराने स्कीमा को पूरी तरह से मॉडिफाई करना पड़े, तो क्या कहलाएगा? आपका समायोजन कहलाएगा। ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक बालक है, और वो गांव में रोटी खाता है। नॉर्मली गांव के लोग रोटी खाते हैं ना, सब्जी दाल वगैरह से। अब वो बालक शहर आया, और शहर में दावत में गया। दावत में जब वो गया, तो वहाँ पे वो खाना खाने लगा। फिर वहाँ उसने देखा एक स्टॉल पे पिज्ज़ा मिल रहा है। तो आप जानते हैं पिज्ज़ा भी रोटी की तरह होता है। तो उसने पिज्ज़ा लिया और पिज्ज़ा को भी रोटी की तरह खाने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में रोटी का स्कीमा है, और वो पिज्ज़ा को भी रोटी समझ रहा है। तो जब वो पिज्ज़ा को रोटी की तरह खा रहा है, तो क्या कर रहा है? एसिमिलेशन कर रहा है। लेकिन अब उसने बगल में देखा कि यार ये तो पिज्ज़ा अलग तरह से खा रहे हैं, क्योंकि पिज्ज़ा खाने का स्टाइल अलग होता है। तो अब उसने जब देखा कि ये पिज्ज़ा अलग तरह से खा रहे हैं, तो फिर उसने उसी तरह से पिज्ज़ा खाना शुरू कर दिया जैसे और लोग खा रहे थे। तो अब उसने चेंज कर लिया, तो क्या हो गया? समायोजन हो गया ना। यानी कि पहले तो उसे लगा कि नहीं यार ये तो रोटी जैसी है, वैसी खानी है। लेकिन जब उसने औरों को देखा, तो देखा कि ये अलग तरह से खा रहे हैं, तो उसने पिज्ज़ा को अलग तरह से खाना शुरू किया। तो इसे क्या कहेंगे? हम समायोजन कहेंगे। अर्थात पुराने स्कीमा को एज इट इज़ कॉपी करके काम चल जाए, या पुराने स्कीमा में कुछ चीज़ें जोड़ के काम चल जाए, तो क्या कहेंगे उसको? एसिमिलेशन। पुराने स्कीमा से काम ना चले, पुराने स्कीमा में बहुत चेंज करना पड़े, नया स्कीमा बनाना पड़े, तो क्या कहेंगे उसको? समायोजन कहेंगे। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि पियाजे का जो पूरा एक संज्ञानात्मक प्रोसेस है, वो कैसे शुरू होता है? डिसइक्विलिब्रियम से शुरू होता है, और कहाँ तक जाकर? इक्विलिब्रियम तक। और इनके बीच की जो पूरी प्रक्रिया उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रेशन। ये दो तरह से होती है। अनुकूलन में आत्मसातीकरण और समायोजन। आप समझ गए होंगे कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा अर्थात मेंटल स्ट्रक्चर अबाउट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दिमाग में आपके एक इमेज बनी हुई है
वो इमेज किसी व्यवहार की हो सकती है, वो इमेज किसी वस्तु की हो सकती है, जंतु इत्यादि की हो सकती है। तो उस इमेज के आधार पर, पहले से बनी हुई इमेज के आधार पर आप देख रहे हैं कि आप किसी नई कंडीशन में गए और नई कंडीशन में जाने के बाद उस पुराने स्कीमा के आधार पर काम चल गया तो हो गया आपका एसिमिलेशन। लेकिन पुराने स्कीमा के आधार पर काम नहीं चला, आपको कुछ नया सीखना पड़ा, तो कहेंगे उसको एकोमोडेशन कहेंगे। ठीक है ना। तो आपने देखा पहला स्टेज, इस पूरी प्रक्रिया जो असंतुलन से आपको संतुलन की ओर ले जा रही है, जैसे कह रहे हैं साम्यीकरण, इक्विलिब्रेशन के पहले स्टेज है, अनुकूलन के दोनों पार्ट देखें। अब यहाँ देखेंगे ये सब चीज़ आपको समझ में आएंगी, सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे दूसरी चीज़ क्या है, संगठन की बात करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए संगठन की बात करते हैं तो संगठन क्या हो गया, जैसे अब आपके दिमाग में बहुत सारे स्कीमा हैं, गाय भैंस का स्कीमा, कुत्ते बिल्ली का स्कीमा, लोगों का स्कीमा, बढ़ई का स्कीमा, है ना, जूते पॉलिश करने वाले मोची का स्कीमा, हलवाई का स्कीमा। मैं आपसे कहूँ हलवाई तो दिमाग में क्या आएगा, हलवाई आएगा ना, है ऐसा तो नहीं किसान आ जाए दिमाग में। तो बहुत सारे स्कीमा हैं कि मैंने कहा बॉलर तो आपके दिमाग में आता है कि बॉल हाथ में होगी भाग रहा होगा, मैंने कहा बैट्समैन, मैंने कहा फुटबॉलर, मैंने कहा हॉकी प्लेयर, मैंने कहा चेस प्लेयर, है ना। तो बहुत सारे लोगों के स्कीमा दिमाग में सेट हैं। अब हर अलग अलग तरह के स्कीमा एक साथ मिक्सअप होंगे तो काम नहीं चलेगा। कैसे, आप एक शॉप में जाते हैं, शॉप में दुकानदार के पास बहुत सारा सामान है, साबुन भी है, शैम्पू भी है, दालें भी हैं और कोल्ड ड्रिंक भी बेचता है वो, और बहुत सारी चीज़ें डेली यूज़ की बेचता है। क्या सारा सामान एक ही रैक में लगा होता है? नहीं ना, दालें अलग होंगी, कोल्ड ड्रिंक अलग होगी, अंडे अलग होंगे, चीनी अलग होगी, साबुन शैम्पू अलग होंगे, यानी कि हर चीज़ के लिए अलग सेक्शन होगा। तो हमारे दिमाग में भी क्या है, हर एक प्रकार के स्कीमा अलग अलग लोकेशन पर जाके सेव होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, इसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इससे मदद क्या मिलती है, इससे मदद मिलती है कि हम जब भी किसी कंडीशन में होते हैं तो उस कंडीशन से जुड़े स्कीमा एक साथ रिकॉल हो जाते हैं, उस कंडीशन से जुड़े स्कीमा क्या होते हैं, एक साथ रिकॉल हो जाती है। तो पहले हमने क्या किया, अपने मानसिक संरचना को अनुकूलन के माध्यम से चेंज किया, नए नए स्कीमा बनाए, कुछ नए स्कीमा बनाए, कुछ पुराने स्कीमा में जोड़ते गए, तो पुराने स्कीमा में जोड़ा तो आत्मसातीकरण, नया स्कीमा बनाना पड़ा तो समायोजन, और बाद में उन सबको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, यानी कि एक से स्कीमा हमारे दिमाग में एक जगह सेट होते हैं। जैसे आप शादी में जाएँ तो शादी में आपके दिमाग में कौन कौन से स्कीमा होंगे, ऊपर महिला संगीत का होगा, डीजे पे डांस का होगा, खाने का होगा, वरमाला का प्रोग्राम होता है, ये स्कीमा होंगे ना। स्कीमा ये तो होगा नहीं बॉलिंग का कि बॉलिंग कोई करेगा या बैटिंग कोई करेगा, या आप कोई और स्कीमा के ट्रेन में यात्रा कैसी है, कौन कौन से यात्री बैठे हुए हैं। शादी में हैं तो शादी से जुड़े हुए स्कीमा दिमाग में ऊपर ही ऊपर होंगे, या आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में स्कीमा होगा, ट्रेन की सीट, स्टेशन पर सामान बेचते हुए कुली, वेंडर सामान उठाते कुली, यानी कि अलग अलग स्कीमा अलग अलग सेट हैं। और जब आप किसी एक कंडीशन में तो वो सारे स्कीमा एक साथ आके एक जगह हैं, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो प्रोसेस है वो आसानी से हो जाएगा। ये सब चीज़ें मिक्सअप होंगी। आप अपने कमरे में देख लो, अपने कमरे में बुक्स अलग होती हैं, है ना, आपके घर में खाने पीने का सामान अलग होता है, क्या एक ही कमरे में मिक्स कर लेंगे तो काम चल जाएगा ना। तो सभी प्रकार के स्कीमा को अलग अलग सेट करना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। और ये अवस्था कहाँ से लेके यहाँ तक की अवस्था कैसे, कि जब उसने बॉल को अंडा समझा और फोड़ दिया, वो अंडा फूट गया तो काय में पहुँच गया, वो कन्फ्यूजन में पहुँच गया, बोला यार क्या बवाल है। तो जब अगली बार उसे बॉल दिखाई देगी उसी तरह की या किसी नए तरह की, तो उस बॉल को वो ध्यान से देखेगा, ध्यान से समझेगा, उसको हल्का सा छू के देखेगा। जब वो कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉल है या अंडा है या कुछ और है, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। और उस कंडीशन से वो दो चीज़ों से गुजरेगा, या तो आत्मसातीकरण से गुजरेगा या काय से गुजरेगा, समायोजन से। अगर उसे दोबारा बॉल ही दिखाई दी तो वो आत्मसातीकरण के माध्यम से सेटअप हो जाएगा, और अगर बॉल के अलावा कोई और चीज़ दिखाई दी तो नया स्कीमा बनाएगा, तो क्या करेगा, वो समायोजन के माध्यम से करेगा। यानी कि कुल मिला के इस अवस्था से इस अवस्था तक पहुंचेगा। तो ये सारे प्रोसेस उसे फॉलो करने पड़ेंगे और इसी में उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि साम्य धारण की बात करें, बीच की अवस्था की बात करें। मान लीजिए गाय है जो काली भी है और सफ़ेद भी है ना, क्या है, काली भी है और क्या है, सफ़ेद भी है। अब वो देखेगा ध्यान से, मैच करेगा वो कि काली सफ़ेद है, क्योंकि पहले गाय थी सफ़ेद, उसने भैंस काली को भी गाय कह दिया, तो माँ ने बताया नहीं ये वाली भैंस है। अब उसके सामने गाय आ गई, उस पर काली सफ़ेद धारियाँ हैं, तो पुराने स्कीमा से मैच करेगा, मैच करके देखेगा क्या ये पुराने स्कीमा से फिट हो रही है या इसको कोई नया स्कीमा बनाना है कि ये गाय है, भैंस है या कुछ और है। जब वो पुराने सब स्कीमा से मैच कर लेगा तो उसे लगेगा ये गाय ही है जो काली सफ़ेद दोनों रंग की है। तो जब उसने क्या किया,
एसिमिलेशन एकोमोडेशन दोनों के साथ काम करके देखा कि क्या पुराने से काम चल जाएगा या नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, तो उस बीच के प्रस्ताव क्या कहेंगे हम, साम्य धारण कहेंगे। तो साम्य धारण के माध्यम से ही उसका पूरा संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पियाजे ने क्या किया है, एसिमिलेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने काय को महत्व दिया है, एकोमोडेशन को महत्व दिया है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे समायोजन के कारण ही व्यक्ति काय में आता है, साम्य अवस्था में आता है, ठीक है ना। जो इक्विलिब्रियम की जो अवस्था है उसमें आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, समायोजन का है। तो आपने देखा स्कीमा क्या एक मेंटल स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ के वस्तु के बारे में, व्यवहार के बारे में, और उस स्कीमा के आधार पर उस स्कीमा में नया नया जोड़ें या उसी स्कीमा से काम चल जाए तो एसिमिलेशन, उस स्कीमा से काम ना चले उस स्कीमा को हमें नया स्कीमा बनाना पड़े तो कहते हैं अकोमोडेशन। इन दोनों के आधार पर हमारा क्या होता है, हम अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, अपने आप को समाज के संग क्या कर पाते हैं, अनुकूलित कर पाते हैं या एडप्टेशन कर पाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखा संगठन मैंने आपको बता ही दिया कि एक एक प्रकार के स्कीमा हमारे दिमाग में अलग अलग सेटअप होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सब समझ में आया होगा। संज्ञान इत्यादि क्या है कि ज्ञान की परिष्कृत अवस्था को संज्ञान कहते हैं। संज्ञात विकास की नॉर्मल अवस्थाएं मैंने आपको 7 बता दी, ठीक है ना। इसके अलावा स्कीमा बताया और स्कीमा के आधार पर मैंने बताया कि किस तरह से बालक अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के साथ एडजस्ट करता है और इसी एडजस्ट करने के क्रम में उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। अब दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे जीन पियाजे के अन्य पदों की बात करेंगे। अभी हमने केवल स्कीमा की बात करी है, अब हम बात करेंगे किसकी, स्कीम्स की बात करेंगे और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, संरक्षण की बात करेंगे और बात करेंगे हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं की बात करेंगे। तो दो लेक्चर में जीन पियाजे समाप्त किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट थे इसीलिए 2 में किया, बड़े भी हैं, लंबा भी है थ्योरी इनकी, और आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। थैंक यू।